चाहत। आज जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला, मुझे बस यही चिंता थी कि मेरी ट्रेन ना निकल जाए। सारा काम अपने स्टाफ को समझाने के बाद मैं तेज कदमों से टैक्सी लेने के लिए हॉस्पिटल से निकला। मैं निरंजन वर्मा पेशे से एक MBBS डॉक्टर था, जिसको अपने जीवन में सब कुछ समय से अच्छा ही मिला। अच्छी नौकरी, अच्छे माँ बाप और अब उसके बाद अच्छा मेरा परिवार, जिसमें मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी हर बात को समझने वाली बीवी रेखा थे। अगले दिन मेरे 5 साल के बेटे का जन्मदिन था। रेखा चाहती थी कि इस बार हम अपने बेटे का जन्मदिन गांव में अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं। इसलिए वो मुझसे पहले ही सारी तैयारियां करने चली गई थी। साथ ही ये हिदायत भी दिया था कि आप बस टाइम पे आ जाना, बाद में काम का बहाना मत बना देना। बस उसी की इच्छा पूर्ति करने मैं स्टेशन की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि मेरे गांव जाने वाली बस आखिरी ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी, जो मुझे रात को 1 बजे वहां उतार देगी। गांव का एरिया होने के कारण मुझे 3 से 4 घंटे स्टेशन पर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां सवारी गाड़ी सुबह के 5 बजे से चालू हो। स्टेशन पहुंचा, मेरी ट्रेन आ चुकी थी। मैं जल्दी अपनी सीट ढूंढ बैठ गया और थोड़ी चैन की सांस ली। कहाँ जाना है साहब आपको? मैं जैसे ही बैठा, बगल की सीट वाले आदमी ने पूछा। मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया तो वह बोला, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए अपना मोबाइल निकाला और फिर उसमें लीन हो गया। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, वैसे वैसे ट्रेन में मांगने वालों की तादाद बढ़ने लगी। मैं उन लोगों को इग्नोर कर अपने काम में लगा था, लेकिन मेरी सीट के सामने बैठा वो साधारण सा दिखने वाला आदमी हर एक को पैसे देता। वो इतना अमीर दिख नहीं रहा था जितना कि वो दान कर रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछा, आप सबको ऐसे पैसे क्यों दे रहे हो? शायद आपको नहीं पता, पर इनमें से कई तो हमसे भी ज़्यादा अमीर होंगे। ये सब सिर्फ स्कैम करते हैं। वो आदमी बोला, मैं सब जानता हूँ साहब, पर मैं ये सोच कर उन्हें पैसे देता हूँ कि क्या पता कोई इनमें सच में गरीब हो और ये मेरे द्वारा दिए हुए पैसे उसके काम आ जाएं और वो मुझे दिल से दुआ दे। उसकी बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम दोनों में बातें चालू हो गई। मैंने उससे पूछा कि आपका वहाँ कौन रहता है? वो बोला, मेरा घर है वहाँ स्टेशन से बिल्कुल पास, जहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैंने भी उसको बताया कि मैं अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए जा रहा हूँ। बातों बातों में हम दोनों बहुत करीब आ गए और मेरे मन में ये बात बहुत साफ हो गई थी कि ये बहुत सीधा साधा और सरल इंसान है। उसने पूछा, साहब बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? मैंने बोला, पूछो। वो बोला, आप स्टेशन से घर कैसे जाओगे, क्योंकि वहाँ तो रात में कोई सवारी गाड़ी नहीं चलती। मैं बोला, मैं रात को स्टेशन पर ही रुकूंगा और सुबह वहाँ से निकलूँगा। वो बोला, रात भर स्टेशन पर आपको रुकना सही लगेगा? मेरा घर वहीं पास में ही है, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। मैं बोला, अरे नहीं नहीं, मैं रह लूँगा, 4-5 घंटे की तो बात है। वो बोला, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरा नाम, नंबर और पता किसी परिचित को भेज दीजिए और फिर चलिए मेरे साथ। आप भी थोड़ा आराम कर लेंगे, जिससे बच्चे के जन्मदिन की तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। मुझे भी उसकी बात सही लगी और उसका नाम, नंबर अपनी पत्नी को भेजने के बाद उसके साथ चलने को तैयार हो गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ तो चलूँगा, पर तुम्हें भी अपने परिवार के साथ मेरे बच्चे के बर्थडे में आना होगा। उसने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जब हम स्टेशन पहुंचे तो उसने अपनी पत्नी को फ़ोन कर बता दिया कि हम उसके घर आ गए। फिर हम उसके घर गए। वहाँ जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और जब सामने मैंने उसको देखा तो सच कहूँ तो देखता ही रह गया। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था, जबकि मेरा ज़्यादा समय बाहर की दुनिया में बीता। फिर भी उस औरत ने हमें देखकर हंसते हुए बोला, आ गए आप लोग, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। उसके चेहरे की हंसी उसे और खूबसूरत बना रही थी। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इसकी पत्नी है। खैर, हम लोगों ने खाना खाने बैठ गए। उसने बहुत प्यार से हमारे लिए खाना परोसा। मेरी नज़र उस पर से हटाए नहीं हट रही थी और वो भी मुझे वैसे ही देख रही थी। मेरे ऊपर पूरी तरह उसका बुखार चढ़ गया था। खाने के बाद उस आदमी ने मुझे एक कमरा दिखा दिया जिसमें मुझे आराम करना था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उन लोगों के साथ अच्छा लग रहा था। मैं इतनी जल्दी नहीं सोना चाहता था, लेकिन दिन भर का थका होने के कारण मैं सोने चला गया और जल्द ही मुझे नींद आ गई। पर अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा है। मेरी नींद तुरंत टूट गई। सामने देखा तो चांदनी रात में वो औरत बिल्कुल मेरे करीब बैठी थी और मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी। वो ऐसा पल था जिसमें खुद को
रोक नहीं पाया, या फिर मैं रुकना ही नहीं चाहता था। मैंने उसके करीब जाने के लिए जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मेरे हृदय में एक अजीब परिवर्तन हुआ। मुझे मेरी पत्नी का चेहरा तुरंत मेरी आंखों के सामने आ गया। वो पत्नी जो भले ही बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर मैं और मेरा परिवार ही उसकी पूरी दुनिया थी। न जाने कितने दिन उसने व्रत और त्योहार के नाम पर खुद को भूखा रखा, सिर्फ मेरे लिए, जिसने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। और आज मैं उसके साथ ऐसा कर रहा था। छी, लानत है मुझ पर। मैंने तुरंत उस औरत को दूर ढकेल दिया और गुस्से से बोला, छी, कैसी औरत हो तुम, कितनी गिरी हुई हो। काश भगवान ने तुम्हें सुंदरता के साथ साथ थोड़ी वफादारी भी दी होती, तब शायद तुम अपने साथ साथ मेरा भी घर उजाड़ने को ना सोचती। मेरे मुख से ऐसी बात सुन वो जोर जोर से रोने लगी। इतना शोर सुन उसका पति भी दूसरे कमरे से दौड़ते हुए वहां आया। उसको देख वो औरत उस रूम से रोते हुए बाहर चली गई और मैं जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा कर वहां से जाने की तैयारी करने लगा। तभी वो आदमी बोला, क्या हुआ साहब? मैंने बोला, यार तुम बहुत भोले हो, पर ये दुनिया नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतना सब सुन वो बोला, मैं भोला नहीं हूँ, इस धरती का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ, जिसने अपनी ही पत्नी को यूं आपके पास भेज दिया। मैं अवाक था, फिर भी पूछा, पर क्यों? वो बोला, हमारी शादी को 8 साल से ऊपर का समय हो गया है, पर हमारी कोई संतान नहीं है। हमने बहुत कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अतः जब हमने डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। घर वालों की तरफ से बहुत दबाव है। सबको लगता है मेरी पत्नी में ही कोई कमी होगी। वो मुझ पर दूसरी शादी का दबाव बना रहे हैं। हम दोनों बहुत परेशान थे। आज जब आपसे बात किया और आप घर आने के लिए मान गए, तब मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया, मेरी पत्नी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरे ऊपर और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए वो तैयार हो गई। मैं ये सब सुन वहीं बैठ गया और बोला, तुम आज ये क्या करने वाले थे? मैंने भी गुस्से में उस बेचारी को क्या कुछ नहीं बोला। मुझे क्या ही पता था कि तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अब मैं तुम दोनों की पूरी मदद करूंगा। तुम्हें मैं अपने हॉस्पिटल का पता लिख के देता हूँ। तुम 2 दिन बाद वहाँ मिलो। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारे भी घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। पर वादा करो, आज के बाद कभी भी इतना गंदा विचार अपने दिमाग में नहीं लाओगे। पति पत्नी का रिश्ता इस रिश्ते की पवित्रता से ही तो चलता है। जब वही नहीं रहेगा तो फिर रिश्ते में क्या बचेगा? 2 दिन बाद वो अपनी पत्नी को लेकर मेरे हॉस्पिटल आया। मैंने दोनों का अच्छे से चेकअप करवाया और उससे ये पता चला कि उस आदमी में थोड़ी कमी तो है, पर उसे दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। 2 महीने दवाइयाँ चलाने के बाद वो दोनों मेरे कैबिन में मिठाइयों का डब्बा लिए मुझसे मिलने आए और मुझे देखते ही मेरे कदमों पर गिर गए और बोले, शाहद, आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई भगवान ही कर सकता है। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं दोनों को उठाते हुए बोला, मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। बस तुम लोग खुश रहो और अपने नए जीवन का आनंद लो।